multi-threading, or you can say threading. So basically, till now means because you people are in second year, first sem. So next year you will learn operating system also. So before moving to this, I will give the little knowledge about the OS, or you can say about the multi-threading. So the thing is, whenever our process is running, so whenever a process is running, process means any task is running, then it will bring from the secondary disk to the primary memory. So once it is in a primary memory, it is called the process. So the thing is, अगर हमारे ज़्यादा process run हो रहे हैं within the memory, और वो हम एक से ज़्यादा process क्यों run करते हैं? Because we want to make our CPU efficiently. अपने CPU को efficient और effective use करना चाहते हैं, और यू कैन से कि मल्टीपल प्रोग्राम रन करते हैं, तो हमारा जो सीपीयू है वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में स्विच करता है। और ऐसा इसलिए होता है कि अगर मेरा एक प्रोसेस रन कर रहा है और सपोज वो यूजर से इनपुट लेगा, तो उस केस में क्या होगा कि हमारा सीपीयू का कोई रोल नहीं होता है। तो उस समय आईओ प्रोसेसर हमारे लैपटॉप या मशीन में होता है, उसका रोल होता है, तो सीपीयू फ्री होता है। तो उस केस में क्या करते हैं, सीपीयू को उस प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट करना चालू कर देता है। जब सीपीयू एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है और अब उसको छोड़ के दूसरे को एग्जीक्यूट करता है, तो दैट इज कॉल्ड द कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग मीन्स कि एक प्रोसेस रन कर रहा था और ड्यू टू सम रीजन नाउ इट इज मूविंग टू द एग्जीक्यूटर, प्रोसेस 2 के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना चालू करना है। तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग। अब जब कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो इंस्ट्रक्शन है वो ऐसे 1 बाय 1 लिखे हुए होते हैं। तो सपोज मेरा यहाँ थर्ड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था और अब मेरी कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई, तो और मेरे दूसरे प्रोसेस के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने चालू हो गए। तो जब यहाँ पर जो एग्जीक्यूट हो रहा था उसकी कुछ स्टेट होगी कि अभी कौन सा इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी किसी वेरिएबल्स की क्या वैल्यू है, और उसका स्टैक पॉइंटर कहाँ पॉइंट कर रहा है, वो सारी चीजें वो एक मतलब रिसोर्सेज में रख लेता है, एक जगह एक्स्ट्रा सेव रखना पड़ता है, ताकि जब वो वापस आए तो क्या हो, उसी वहीं जहां से छोड़ा था वहां से चालू कर दे। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आपका इसमें सीओ में भी इसका पार्ट आता है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो जब हमारा एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से स्विच करता है, तो उस कंडीशन में हमें बहुत सारी चीजें जो है वो स्टोर करने पड़ते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और साथ ही साथ हमारा मतलब जो पहला प्रोसेस है और दूसरा प्रोसेस है उसके इंस्ट्रक्शंस अलग होंगे। ठीक है, जबकि उसी का एक दूसरा पार्ट है, दैट इज वी आर कॉलिंग द मल्टी थ्रेडिंग। सो मल्टी थ्रेडिंग मीन्स क्या है कि एक ही प्रोसेस है, उसके मल्टीपल पार्ट्स साथ साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो साथ साथ काम कर रहे हैं, तो अगर मान लो अभी लेटेस्ट से कि आप किसी फाइल का रीड एक्शन कर रहा है एक पार्ट, और दूसरा पार्ट उसका राइट एक्शन कर रहा है। ठीक है, या फिर आप एक एग्जांपल जैसा मैंने सोचा था कि वैसे तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम अपने ओएस में होती है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। तो इसमें ये होता है कि अगर एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर है तब तो काम चल जाता है। ठीक है, उस केस में तो क्या होता है, जैसे ही प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करा वो कंज्यूमर को इन्फॉर्म कर देगा कि हाँ भाई मैंने सॉरी हाँ प्रोड्यूसर, तो वैसे ही वो कंज्यूमर को इन्फॉर्म कर देगा कि एक आइटम प्रोड्यूस हो गया, आप कंज्यूम कर सकते हो। तो उनके बीच में तो सिंक्रोनाइजेशन इजी हो जाता है। बट अगर हमारे एक से ज्यादा प्रोड्यूसर हो और एक से ज्यादा कंज्यूमर हो, और वो सब हम क्या मान रहे हैं, एक ही पार्ट है, एक ही पार्ट प्रोग्राम का पार्ट है। जैसे इसका आपका एक एग्जांपल है रेलवे रिजर्वेशन, बस रिजर्वेशन, फ्लाइट रिजर्वेशन, अमेजन की वेबसाइट। तो वो सब क्या है, बेसिकली एक ही प्रोग्राम है जिसको सब लोग एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट नहीं, पूरा प्रोग्राम एक बार में मेमोरी में है। ठीक है, बट उसमें क्या हो रहा है, एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम क्या है, वो तो एग्जीक्यूट कर रहा है। लेट अस से कि आप बीइंग अ कंज्यूमर यू आर बाइंग अ सम आइटम।
इफ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अमेजन, एंड एक दूसरा पार्ट है जो कि सेलर है, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज ट्राइंग टू, ही इज एडिंग सम आइटम। तो दो डिफरेंट लोग सेम ही मतलब प्रोसेस को एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो जब आपका प्रोसेस है, एक बार कंज्यूमर का हो रहा है, एक बार प्रोड्यूसर का हो रहा है, तो उस केस में जो कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है वो लाइट वेटेड मानी जाती है, जबकि प्रोसेस के बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है तो उसे हैवी वेटेड मानी जाती है। लाइट वेटेड क्यों मानी जाती है? क्योंकि उस केस में क्या होता है, जितने भी दो प्रोसेस, दो मतलब एंटिटी एग्जीक्यूट कर रही है उस मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम को, तो उनका अगर वो स्विच होगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो सबसे पहली बात तो है कि वो जो है उनका जो इंस्ट्रक्शन है वो शेयर होता है, मतलब उनका जो कोड है, कोड जो हमने लिखा है जो मशीन में बदलेगा, दैट इंस्ट्रक्शंस आर शेयर अमंग ऑल द प्रोसेस। ठीक है, और उसमें जो आपका बोले कि कुछ ग्लोबल वेरिएबल है वो भी शेयर होता है। ठीक है, और सारे जो अपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होंगे प्रोग्राम के, दे विल देयर ओन स्टैक पॉइंटर, देयर ओन stack pointer, and what else, some resources that is called the program counter, and many things they will share. So multi-threading means कि एक पार्ट, एक प्रोग्राम के मल्टीपल पार्ट चलेंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, अभी हम इसको यहाँ पर एग्जांपल से आपको समझाएंगे भी। तो हमारा जो जावा का कोड है जो अभी तक हम लिख रहे हैं, उसके लिए जेवीएम हमेशा एक थ्रेड बनाता है, मतलब हमारा जावा के प्रोग्राम में एक थ्रेड होता है। ठीक है, अब एक थ्रेड होता है मींस वो थ्रेड का नाम होता है मेन थ्रेड। तो ऑलवेज वी हैव अ मेन थ्रेड दैट ऑलवेज रन्स। अब उस मेन थ्रेड की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है दैट वी कैन लुक इट। सो बिफोर मूविंग दैट आई विल टेल द अदर थिंग। तो जो हमारा, ये तो अभी छोड़ दो, थ्रेड की स्टेट्स होती है, मतलब हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स चलेंगे प्रोग्राम की, तो एक थ्रेड के कुछ भी स्टेट हो सकती है, न्यू जब होगी जबकि हम आप थ्रेड क्रिएट करोगे। ठीक है, और थ्रेड कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, तो जब आप थ्रेड को क्रिएट करते हो तो इट इज एन न्यू स्टेट। न्यू स्टेट डजंट मीन्स दैट इट विल गेट द सीपीयू, मतलब सीपीयू एग्जीक्यूशन, सीपीयू को मतलब उस प्रोसेस को सीपीयू मिल जाएगा। ठीक है, और जब उसको सीपीयू मिल जाता है तब वो कहलाता है रनेबल स्टेट में, मीन्स उसका पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, और रनेबल स्टेट से हमारा जो थ्रेड है दैट कैन मूव टू द ब्लॉक स्टेट। अब ब्लॉक स्टेट में वो किसी भी कारण से जा सकता है। इट कैन बी गो ड्यू टू द रिसोर्सेज, इट कैन बी गो ड्यू टू द हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एज केम, एंड इट मे बी गो ड्यू टू द इट्स टाइम इज ओवर। तो किसी भी कारण से ये ब्लॉक स्टेट पे जा सकता है और ब्लॉक से वापस अनब्लॉक स्टेट पे आएगा जब भी उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाए। और जब उसका एग्जीक्यूशन, सारे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो देन इट विल मूव टू द डेड स्टेट। सो दीज आर द 4 स्टेट्स ऑफ अ थ्रेड। सो पहले अभी अब इसको एक बार, हाँ, इसको देखने से पहले हम ये वाला प्रोग्राम देख लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। एक मिनट, तो ये ऐसे ही चले, चलो ठीक है ऐसे चले। तो थ्रेड बनाने के दो तरीके हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, बाय एक्सटेंडिंग अ थ्रेड क्लास, या तो थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करें या हम रनेबल इंटरफेस बनाएं। सो देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ थ्रेड। अगर हम थ्रेड क्लास से थ्रेड बनाएंगे तो सबसे पहली बात तो है कि जो हमारी थ्रेड क्लास है विच इज डिफाइंड इनटू lang पैकेज, and it has a 4 constructor by with the unparameterized. Parameterized means you can pass the name and you can pass the runnable instance, means जो हमने अभी इंटरफेस देखा था उसका एक इंस्टेंस भी आप इसको भेज सकते हो, या फिर आप वो इंस्टेंस और कोई भी एक नाम जो आप थ्रेड का देना चाहते हो वो कर सकते हो। तो बेसिकली 4 कंस्ट्रक्टर है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। और अब इस थ्रेड क्लास के कुछ मेथड्स हैं, जो कि कुछ तो मेथड है जो स्टैटिक डिफाइन है और कुछ नॉन स्टैटिक डिफाइन है। तो अगर मुझे देखना है कि मैंने जो थ्रेड क्रिएट करा वो इज अलाइव है या नहीं है, तो
I can use this method. It will return true or false. If my thread is alive, it will return true, else it will return false. Then we can get the name also if we want. Okay, then thread has a different priorities, and for that I am going to the first slide. तो जब हम थ्रेड बनाते हैं तो हमारा JVM ऑटोमेटिकली थ्रेड की प्रायोरिटी असाइन करती है और उस प्रायोरिटी के बेस पर ही उसको CPU मिलता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मतलब हमारी प्रायोरिटी की रेंज हो सकती है 1 to 10। मिनिमम प्रायोरिटी 1 है, मींस इट विल गेट द लेस CPU चांसेस, एंड मैक्सिमम प्रायोरिटी 10 है, और नॉर्मल अगर हम कुछ नहीं देखते हैं तो उसकी प्रायोरिटी 5 है, ठीक है। और थ्रेड प्रायोरिटी का यूज क्या होता है? यूज क्या होता है? इट इज यूज टू थ्रेड शेड्यूलिंग। एक प्रोग्राम के बहुत सारे पार्ट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक जब हम CPU की बात करते हैं तो मैंने शायद अच्छा दूसरी क्लास में बताया था, देयर इज अ 2 लेवल ऑफ शेड्यूलिंग। वन इज द यू कैन से CPU शेड्यूलिंग एंड अदर इज द थ्रेड शेड्यूलिंग। CPU शेड्यूलिंग की मींस क्या है कि आपके मोर देन 1 प्रोग्राम मेमोरी में रन हो रहा है। जैसे आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर रन हो रहा है, इधर एक्रोब रीडर रन हो रहा है, पावर पॉइंट, नेट, सब प्रोग्राम रन हो रहा है। तो आपका CPU क्या करता है? डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में स्विच होता रहता है। तो किस बेसिस पे स्विच होगा? उसकी हमारी कुछ एल्गोरिथम है। सबसे सिंपल है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राउंड रॉबिन और ऐसी शेड्यूलिंग है, ठीक है। और जब हम थ्रेड की बात करते हैं तो वहां पर एक अलग शेड्यूलिंग आती है, दैट इज अ थ्रेड शेड्यूलिंग। अब आपके मल्टीपल पार्ट ऑफ प्रोग्राम रन हो रहे हैं, कौन से थ्रेड को चांस मिलेगा CPU को एग्जीक्यूट करने का, ये डिपेंड करता है थ्रेड शेड्यूलर पर। और थ्रेड शेड्यूलर किस पर डिपेंड करता है? थ्रेड शेड्यूलिंग के डिफरेंट क्राइटेरिया होते हैं, एंड दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दैट इज डिसाइडेड बाय द JVM, ठीक है। बट इन जनरल हायर प्रायोरिटी को जो होता है उसको ज्यादा CPU टाइम मिलता है देन द लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस। यस, तो दैट इज क्लियर। अभी और मैं बताती हूँ आगे। तो ये प्रायोरिटी अगर हमें देखनी हो किसी थ्रेड की तो वी कैन यूज दिस मेथड, get priority. Thread dot get priority will use to find the what is the priority of a my thread. And there is a one method that is called the run method. इस run method में जो हम कोड लिखेंगे वो डिफरेंट थ्रेड्स के बीच में रन होगा, डिफरेंट थ्रेड्स के बीच में शेयर हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली आप कहोगे कि जब इस मेथड का एग्जीक्यूट होना चालू होगा तभी आपका प्रोग्राम पैरेलली रन होगा। अभी इसका एग्जांपल आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। स्लिप मीन्स है कि आप अपने थ्रेड को कुछ देर के लिए सुला भी सकते हो, ठीक है। सो फॉर दैट देयर आर 2 मेथड डिफाइन, one in which we only pass the millisecond, another in which we can pass the millisecond and nanosecond, and these 2 methods are defined as a static. It means you can directly use it. Other thing is these methods throws interrupt exception. अब throws interrupt exception means यही है कि अगर ये कोई थ्रेड सो रहा है और उसको कोई दूसरा थ्रेड जगाएगा तो वो किससे जगाता है? इंटरप्ट एक्सेप्शन से। दैट इज वाई दीज 2 मेथड मतलब स्लिप के दोनों वेरिएशंस जो है वो इंटरप्ट एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। फिर एक स्टार्ट मेथड होता है, उसको हमें कॉल करना होता है और वो ही बेसिकली रन को कॉल करता है। रन को हम एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते हैं, हम स्टार्ट को कॉल करते हैं, एंड स्टार्ट विल कॉल द रन मेथड। If we want to stop the thread, we can stop the thread. This is the interrupt. If we want to interrupt any thread, then we can interrupt also. Is interrupt, we can check whether thread is interrupted or not. अब runnable से भी हम बना सकते हैं। तो runnable interface is defined like that, in which only one method is written, run. Okay. तो अभी next question आता है, या चलो हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, जैसा मैंने बताया था कि हमारा एक कोई भी प्रोग्राम रन होता है, इट इज आल्सो इटसेल्फ एज अ थ्रेड।
तो अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मेन लिखा है तो मेन इज अ वन थ्रेड, ओके, दैट इज क्रिएटेड बाय द JVM. तो दिस प्रोग्राम डेमोस्ट्रेट टू यू व्हाट आर द मेथड एंड हाउ कैन वी यूज इट. तो यहाँ पर मैंने क्या करा, अपना थ्रेड लेने के लिए सिंपल थ्रेड क्लास है जो जावा लैंग पैकेज में है, इसमें करंट थ्रेड स्टैटिक मेथड है, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस वे. तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट id आई हैव यूज्ड टू गेट द गेट id ऑफ द करंट थ्रेड. देन अगर मुझे नाम लेना है तो दैट इज द सेम वे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम. तो यूजिंग दैट आई विल गेट द नेम ऑफ अ थ्रेड. Then priority we can take the state, what is the state of my thread. We can also find the group, and then I am printing. So look at what will be the answer. Once I will run this program, ID is 1, name is a main that is given by the JVM. Priority is by default 5, so it is printing 5. Its state is a runnable. Runnable means it is executing. CPU is मतलब इसको CPU मिला हुआ है, अभी इसके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है. एंड थ्रेड ग्रुप नेम इज अ मेन. और फिर दिस इज अलाइव, मतलब अभी मेरा थ्रेड जिंदा है क्या? यस, सो इट इज प्रिंटिंग द ट्रू. इज इट क्लियर somehow or any doubt? Could you repeat, ma'am? हाँ, Could you repeat? रिपीट. तो बेसिकली मतलब हमारा हर मतलब जो भी एक प्रोग्राम रन हो रहा है उसके लिए JVM एक थ्रेड क्रिएट कर देता है. तो अगर मेरा एक प्रोग्राम जैसे ये सिंपल सा लिखा है तो दिस इज आल्सो अ वन थ्रेड, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज कमिंग मेन. तो अभी क्या है कि ये जो मेथड है गेट आईडी, गेट प्रायोरिटी, दीज मेथड्स आर डिफाइंड एज अ स्टैटिक मेथड. सो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग थ्रेड. थ्रेड मेरी क्लास है, उसका करंट थ्रेड लेने का एक तरीका है, उस करंट थ्रेड को लेने का. और गेट आईडी स्टैटिक मेथड है, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू राइट दिस. So using that, I am just demonstrating कि how can we use the thread class methods. तो ये thread class के different method है, get id, get name, get priority. Priority मैंने बताया कि 1 से 10 के बीच में होती है, and if we don't give, then its priority is a 5. And for the scheduling also, okay. Then we can also check what is the state of our thread. Like I have said, there are 4 1 2 3 4 states: new, runnable, block, or these. So this method is used to get that states. Then name is used to get the group name we are taking here, then we are printing here. So id it is printing 1, name is main, priority 5 है. थ्रेड मेरा भी एग्जीक्यूट ही हो रहा है तभी तो मैं इसको रन कर रही हूँ. सो दैट इज व्हाई इट इज इन रनेबल. एंड इट्स ग्रुप, मतलब हम थ्रेड के ग्रुप भी बना सकते हैं, although इसका ज्यादा यूज नहीं आएगा. तो इट इज इन मेन ग्रुप एंड इज अलाइव, इट इज ट्रू. इज इट ओके? और आई थिंक सम हेलो. Yes, ma'am, it's okay. ओके, अभी देखते हैं और अभी नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं. तो थ्रेड के 2 मेथड जो मैंने बता दिए थे और ये दोनों इंटरप्ट एक्सेप्शन थ्रो करते हैं. इट मींस either I should catch or either I should throw if I am using this method. And these are the checked exception. It means compiler will check. ठीक है. अब एक हमने थ्रेड बनाया है using the thread. What is that? Okay. तो यहाँ पर ये मतलब एक अभी थ्रेड बनाया तो है बट एक दूसरे तरीके से बनाया है. मैंने बताया थ्रेड 2 तरीके से बनेंगे, बाय एक्सटेंडिंग अ थ्रेड क्लास और बाय इम्प्लीमेंटिंग अ रनेबल. तो ये वैसा वाला नहीं है, एक सिंपल आपको दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन है. तो यहाँ पर ये मेरा मेन का कोड लिखा, लूप चलाई और यहाँ पे मैंने थ्रेड स्लिप लिखा, मतलब स्लिप मेथड का डेमोन्स्ट्रेशन है. तो क्या होगा बेसिकली, अगर यहाँ तक का आप मेरा कोड देखो, ये इंटरप्ट एक्सेप्शन और यहाँ तक का मेन का एंड तक का, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम 0 से लेके 4 तक के नंबर प्रिंट करना चाह रहे हैं बट पीरियोडिकली प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है.
और पीरियडिकली प्रिंट करने के लिए हमें स्लिप मेथड लेना पड़ता है। स्लिप मेथड लेंगे तो मीन्स क्या होगा, पहले वो 0 प्रिंट करेगा, फिर कुछ देर रुकेगा, फिर 1 प्रिंट करेगा, ऐसे हमारा प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, और स्लिप मेथड जो है इंटरप्ट एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए मैंने इसको कैच कर लिया। ठीक है, और इसके बाद अब यहाँ पर आके मैंने एक थ्रेड बना लिया। ठीक है, मेन तो यहाँ पे खत्म हो, नहीं मेन खत्म हुआ है, मेन तो इसके बाद खत्म हुआ, एक क्लास हुआ। तो दिस इज एंड ऑफ आई थिंक फोर लूप। हाँ, ये फोर लूप का एंड हो गया। फिर यहाँ पर आकर मैंने थ्रेड, एक नया थ्रेड बनाया, उसकी प्रायोरिटी प्रिंट करी, इसी की टी से प्रिंट कर रही हूँ। टी डॉट इज अलाइव देखा और टी डॉट इज इंटरप्ट देखा। ठीक है, तो अब मेरा प्रोग्राम कैसा रन होगा, बेसिकली ये प्रिंट होगा 0 से 4 तक का, बट धीरे धीरे रुक रुक के होगा, क्योंकि आपने 1000 मिली सेकेंड के बाद प्रिंट करेगा। एक थ्रेड बनाया, उसको चेक करा कि उसकी प्रायोरिटी, जस्ट टू डेमोस्ट्रेट कि प्रायोरिटी क्या है, 5 है। क्या ये थ्रेड लाइव है? नहीं है। क्यों नहीं लाइव है? क्योंकि मैंने बताया था वो लाइव जब होता है जब मैं टी डॉट स्टार्ट लिखती। तो यहाँ मैंने टी डॉट स्टार्ट नहीं लिखा है, इट मीन्स दिस थ्रेड इज नॉट एंटर्ड इन अ रनेबल स्टेट। रनेबल स्टेट पर नहीं गया, इट विल नॉट गेट द सीपीयू। ठीक है, एंड टी डॉट इज इंटरप्ट फॉल्स है, क्योंकि इसको किसी ने इंटरप्ट तो करा ही नहीं है, और करेगा कब, जब ये रन होगा। तो दैट इज व्हाई इट्स इंटरप्टेड इज अ फॉल्स। इज इट क्लियर? मैम है, मैम विदाउट सीपीयू मैम ये एक बार जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही। मैम आपने कहा ना कि अलाइव नहीं है, तो अलाइव फॉल्स है बिकॉज इसको सीपीयू नहीं मिला। हाँ, तो मैम विदाउट सीपीयू होगा ही प्रोसेस, मतलब विदाउट सीपीयू एग्जीक्यूट ही कैसे होगा? मेरी बात सुनो, ये हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है अमन। बेसिकली अपन इस वाले थ्रेड की बात कर रहे हैं, कौन सी की, ये टी जो हमने बनाया है, और मैंने क्या लिखा, टी डॉट इज अलाइव मेन थ्रेड। ये सारे इंस्ट्रक्शन कहाँ लिखे हुए हैं, मेन में लिखे हुए हैं ना। यस मैम। और मेन कब खत्म होगा, जब ये मेन का यहाँ पे खत्म होगा। यस मैम। तो मेन थ्रेड तो भी रन ही कर रहा है, यस मैम। तो उसके इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बट हम किसकी पूछना चाह रहे हैं, टी इज अलाइव है क्या, नहीं है, तो इट इज अ फॉल्स। गॉट इट, थैंक यू। ठीक है, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? No, ma'am. चलें आगे। Okay. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल, अब टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, थ्रेड क्लास से और रनेबल। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कौन सा अच्छा है और क्यों अच्छा है। और अगर आपको थ्रेड क्लास से बनाना है तो आप क्या करोगे, जो भी अपनी नई क्लास बना रहे हो उसको एक्सटेंड करोगे थ्रेड से, और उसमें आप रन मेथड को ओवरराइट करोगे। ठीक है, रन मेथड इसमें भी लिखा है, बट आपको अपना रन मेथड लिखना पड़ेगा। और उस रन मेथड को कॉल करने के लिए एक्सप्लिसिटली रन ना लिख के आप सिंपल स्टार्ट लिखोगे, टी डॉट स्टार्ट। और अगर इम्प्लीमेंट रनेबल कर रहे हो तो आप ऐसा लिखोगे, रन मेथड तो उसमें भी डिफाइन है, तो या तो इस वे से करो या इस वे से करो। दोनों में से कौन सा अच्छा रहता है, कोई सोच सकता है? एनीबॉडी कैन गिव आंसर एंड व्हाई? So my answer is this runnable is a good, क्योंकि अगर आप runnable लिखते हो तो you can extend the another class also. But if you are extending a thread, it means you cannot extend the another thread. मतलब जावा क्लास एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकती है, बट इट कैन इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि क्लास माय इम्प्लीमेंट रनेबल इज इजी, because using that we can extend the another thread also, otherwise we cannot extend. ठीक है, so next is using a thread class. तो थ्रेड क्लास अगर आपने बनाई है तो मीन्स यू हैव टू ओवरराइड द रन मेथड। तो रन मेथड मीन्स यहाँ से आपका प्रोग्राम पैरेलली एग्जीक्यूट होगा, और आपको एक्सप्लिसिटली इस रन मेथड को कॉल नहीं करोगे, यू विल कॉल द स्टार्ट मेथड। तो आपने लिखा ये, और इसके बाद आपने इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए, मीन्स
अभी और बता रही हूँ, 1 मिनट ये कोड लगा। फिर आपने लिखा ऑब्जेक्ट 1 डॉट स्टार्ट, ऑब्जेक्ट 2 डॉट स्टार्ट। इट मीन्स अब ये दोनों जो है रन मेथड को कॉल करेगी। अब ये दोनों रन मेथड के लिए एग्जीक्यूट होते रहेंगे और इन दोनों में ऐसा नहीं होगा कि इनके डेटा खराब हो जाएंगे, मतलब इसने आई वैल्यू लिखी फिर इसने पढ़ ली, ऐसा कुछ नहीं होगा। दोनों के अपने अपने लोकल वेरिएबल होंगे, ठीक है, तो इनके डेटा खराब नहीं होंगे। स्टार्ट मेथड कॉल करने पे ऑटोमेटिकली रन मेथड कॉल होगा। और अब इसका आउटपुट क्या आएगा, that is the also question. So first I think I have written this question on a NetBeans. हाँ, तो अब इसका आंसर देखो, हम जितनी बार रन करेंगे हर बार डिफरेंट आएगा, बट नॉट नेसेसरी। देखो पहले थ्रेड 0 को चांस मिला, फिर 1 1 को मिला, फिर 0 को मिला, फिर 1 को मिला, फिर तो कोई रूल नहीं है कि पहले थ्रेड 0 को मिलेगा फिर 1 को मिलेगा। देयर इज नो रूल, सो इट इज डिपेंड ऑन आवर थ्रेड शेड्यूलिंग। नाउ आई विल अगेन रन दिस प्रोग्राम एंड लुक इट। अब देखो कैसा हुआ, पहले 1 फिर 0 फिर 1 1 1 फिर 0 0 0। जबकि आप क्या देख रहे हो, सब सारे थ्रेड्स की प्रायोरिटी दोनों, मतलब इवन कितने थ्रेड क्रिएट है यहाँ पर, हाउ मेनी थ्रेड्स आर देयर? 2. एनीबडी हैज एनी डिफरेंट आंसर? ये शुभांकर बताएगा। शुभांकर कितने हुए? नहीं, ये तो विशेष है। विशेष कितने थ्रेड क्रिएट है यहाँ पे? And 2. एनीबडी हैज अ डिफरेंट आंसर? If you, I'm just assuming, but if you consider the main also, it could be 3. Yes, so there is basically 3 threads. One is Okay. explicitly created and 2 we have implicitly created. So basically अभी क्या हो रहा है, आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन का जो थ्रेड शेड्यूलिंग है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है, बट स्टिल वी वांट टू यूज। क्यों यूज करना चाहते हैं कि उससे पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। और इस केस में तो आपको 1 मिनट 0 1 2 3 4, ठीक है। लेटर ऑन आई विल आल्सो टेल यू दैट इट मे पॉसिबल दैट योर डेटा इज करेक्ट, तो उसको रोकने के तरीके लगाएंगे कि करेक्ट नहीं हो। और ऐसा हम इसलिए चाह रहे हैं कि हमारा जो काम है वो फास्ट हो जाए, मल्टीपल थ्रेड जो है एक ही काम को कर सके। इज इट क्लियर? अब देखो इसका ये मैं इसको हटा देती हूँ तो क्या होता है, ये स्टार्ट रन को कॉल करता है और रन से ही मेरा पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है। तो अभी मैंने ऑब्जेक्ट 1 का हटा दिया, तो इट मींस मेरा थ्रेड जो है ये ऑब्जेक्ट 1 वाला चलेगा ही नहीं। क्या आ रहा है? 1 1 1। तो दैट इज द यूज ऑफ स्टार्ट। वंस यू डू द स्टार्ट इट विल रन, और यहाँ से पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है। इज इट क्लियर? एक जना बोल दो हाँ, फिर मेरी गाड़ी चल जाएगी। Yes, ma'am. ठीक है ना, ये समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? Nope. No, ma'am. ओके, तो जब आप क्लास मतलब थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो तो आपको थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। बनाओ तो ठीक है, ना बनाओगे तो भी चलेगा। और सिंपली आपको रन मेथड ओवरराइड करना है, ठीक है। जो भी कोड रन में लिखोगे वो सारे जब भी आप थ्रेड बनाओगे उसमें एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई डेटा करप्शन नहीं होगा, सबका अपने अपने आई है, तभी तो आपको 0 1 2 3 4 5 2 बार मिल रहा है ना, आपने तो एक ही बार कोड लिखा है। So that is what. Now we come to the next thing. So next we come to this is the output. We can also do using a implement runnable. अब implement runnable करते हो तो आपको thread class का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, that is the other difference. और उस इंस्टेंस को इनिशिएट करोगे और उस इंस्टेंस में आप ये दिस कीवर्ड भेजोगे, ठीक है। मींस मैंने बताया थे 4 आपके कंस्ट्रक्टर है, उसमें एक कंस्ट्रक्टर में आपको रनेबल का इंस्टेंस भेजना होता है। तो रनेबल का इंस्टेंस कैसे भेजते हैं, क्योंकि यही क्लास है यहीं पे लिख रही हूँ, तो ये जो मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट है ये खुद ही itself is a runnable instance, so I can write this. So using that I am passing the runnable instance. Is it clear what I said? कि No, ma'am. जब आप रनेबल
को कर रहे हो तो आपको थ्रेड का एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, उसको इंस्टेंटिएट करना पड़ेगा और उसमें ऐसे दिस कीवर्ड भेजना पड़ेगा टू सेंड द रनेबल इंस्टेंस. अगर दूसरा तरीका होगा दैट विल आई विल आल्सो टेल यू, बट दिस इज द वन वे टू सेंड द इंस्टेंस ऑफ अ रनेबल. तो जब आप इम्प्लीमेंट रनेबल करोगे तो आपको ये वाली चीजें करनी पड़ेगी, जबकि अगर आप एक्सटेंड क्लास करोगे तो नहीं करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? और उसके बाद आप टी डॉट स्टार्ट कर दोगे. स्टार्ट का क्या होगा? स्टार्ट करते ही रन कॉल होगा. तो अभी ये हुआ. अब हम मेन थ्रेड यहाँ पर आते हैं और रन में वही प्रिंटिंग का करा है, मेन थ्रेड है. यहाँ पर मैंने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है इस वाली क्लास का, और उसके बाद जो मेरी मेन है, मेन थ्रेड है, इसमें भी मैं आई की वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ और यहाँ पे भी प्रिंट करा रही हूँ. ठीक है. और साथ ही साथ हम इसमें जो मेरा मेन थ्रेड है उसकी स्टेट भी लेते हैं और उसका नाम भी प्रिंट करते हैं. तो इसको भी ले चलते हैं वहां पे. अब देखो, पहले रनेबल मतलब मेन का आया और फिर हमारा थ्रेड 0 का आया. तो बेसिकली यही है. इस वाले और प्रीवियस कोड में डिफरेंस ये है कि वहां पर हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए थे और मेन थ्रेड था, 3 ऑब्जेक्ट थे. अब यहाँ पर टोटल 2 थ्रेड है, एक ये वाला थ्रेड है और एक मेन थ्रेड है. ठीक है. अभी एक चीज और बतानी है, इसमें रन करती हूँ तभी ऐसा है. अभी देखो कैसा है, पहले मेन ये फिर ये. सो नथिंग इज इन आवर कंट्रोल. ऐसा भी हो सकता है कि मेन थ्रेड पहले खत्म हो जाए. इज इट क्लियर? What happens in the end, ma'am? Like in the for loop, what happens exactly? Nothing, just we are printing the current thread state and we are printing the name. And that is randomized. Okay. That is a randomized basically. Randomized based on priority or just ऐसे randomized? No, there are a lot of things, priorities and depend on CPU scheduling or depend on that thread states. So you should not say randomized, but on which basis it does, that is not under our control. Okay, ma'am. ठीक है. Then next is, हाँ, ये रनेबल का एक दूसरा एग्जांपल है. तो इसमें भी वही इम्प्लीमेंट रनेबल थ्रेड का एक इंस्टेंस बनाना है. इसमें ये दिस को भेजना है. ठीक है, क्योंकि यही है. और इसमें हमने नेम भी दे दिया है और ये स्टार्ट करा है. स्टार्ट करने पर रन कॉल होगा. यहाँ पर अब हमने क्या करा, 2 थ्रेड बनाए. किसके? थ्रेड 3 के, और एक ये मेरा मेन का थ्रेड है. तो बेसिकली सेम ही है. और हाँ, यहाँ पर हमने क्या करा, अच्छा स्टार्ट यहाँ से कॉल करा और यहाँ से भी कर सकते थे क्या? नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते थे, यहीं से करना पड़ता है. थ्रेड से ही स्टार्ट करोगे ना, ऑब्जेक्ट से थोड़ी ना स्टार्ट करोगे. यस. सो थ्रेड से स्टार्ट कर दिया, वो रन को कॉल हो गया. तो यहाँ पर बेसिकली 2 हमने इस थ्रेड के ऑब्जेक्ट बनाए हैं और एक हमारा मेन थ्रेड है. तो ओनली जस्ट अ वेरिएशन. इज इट क्लियर? ये इसमें कुछ डाउट है? नो मैम. No, ma'am. सिंपल. ठीक है, उसका जैसा ही है और आउटपुट ये आ जाएगा. वो सब डिपेंड करता है सीपीयू शेड्यूलिंग पे. ये मैंने आपको बता दिया विच इज बेटर. ओके. हाँ, अब इस वाले प्रोग्राम में क्या, ये लास्ट प्रोग्राम है हमारा आज का. इस वाले प्रोग्राम में हम क्या चाह रहे हैं कि 2 डिफरेंट थ्रेड बनाएं. एक थ्रेड तो क्या करे, 3 डिजिट नंबर और नंबर प्रिंट करे, और दूसरा जो थ्रेड हो वो 3 डिजिट प्राइम नंबर प्रिंट करे. तो अगर हम ऐसा कोड चाहते हैं जैसे कि 3 डिजिट ऑड नंबर प्रिंट करे, तो वो हम किस में लिखेंगे? रन में लिखेंगे. ठीक है. और एक्सटेंड थ्रेड से हमने बनाया, रन कोड लिखा और ये लूप चला ली जितना भी हमें प्रिंट करना है, और इसको प्रिंट कर लिया अल्टरनेटिव, क्योंकि हम ऑड नंबर प्रिंट करना चाहते हैं. और यहाँ पे स्लिप दे दिया ताकि दूसरे थ्रेड को चांस मिल जाए. तो स्लिप बेसिकली वी विल हियर एक्सप्लिसिटली वी आर यूजिंग to give the chance to the other thread. और जो slip method है वो interrupt exception throw करता है, इसलिए हमने इसको try में लिखा और यहाँ पे catch interrupt exception लिखा.
Is it clear for that first thread? To print the odd numbers. Then second thread we created, same thing, only we want to print 3-digit prime number. तो प्राइम नंबर का कोड आपको लिखना आता ही है, वो कोड लिखा, एक नंबर जैसे ही प्रिंट हो जाएगा तो वी आर गिविंग द स्लिप सो दैट अदर थ्रेड कैन गेट द चांस. ओके, एंड ट्राई एंड कैच में लिखा है क्योंकि स्लिप मेथड जो है वो थ्रोज करता है इंटरप्ट एक्सेप्शन. अभी तक इसमें कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन प्रोग्राम में. तो मेन प्रोग्राम में जस्ट हमने 4 थ्रेड क्रिएट कर लिए हैं और उसमें से 2 को ही स्टार्ट करा है. तो बेसिकली आप कह सकते हो 2 थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, 2 को रन कर रहे हैं. एक हमारा उसको 3-digit नंबर को प्रिंट करेगा और एक हमारा प्रोग्राम प्राइम नंबर को प्रिंट करेगा. इसमें हमारा आंसर तो करेक्ट आएगा, बट किसको चांस पहले मिलेगा वो हमें नहीं पता. आल्दो हमने क्या करा है, ये वाला जो थ्रेड है ये 10 सेकंड के लिए ही स्लिप पे जाता है. स्लिप पे जाने का मीन्स कि ब्लॉक स्टेट में जाता है और 10 मिनट बाद वापस वो किस पे आ जाएगा, रनेबल स्टेट पे. जबकि यहाँ पर जो मेरा थ्रेड है ये वाला 100 के लिए जाता है. ठीक है, जस्ट फॉर डेमोस्ट्रेशन आई एम सेइंग. तो ये नंबर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये ज्यादा टाइम के लिए जाएगा. तो मुझे यहाँ पर देख के पता लग रहा है कि मेरा जो 3-digit नंबर है वो ज्यादा जल्दी प्रिंट होगा और प्राइम नंबर जो है वो लेट प्रिंट होगा. ठीक है, तो आप देखो थ्रेड 1 है तो 3-digit नंबर जल्दी जल्दी प्रिंट हो रहा है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, ये प्राइम नंबर है ये प्रिंट हो रहा है. ये अब इस समय ये ऐसे प्रिंट हो रहा है, तो इसको पहले जैसे थ्रेड 2 को चांस मिला, फिर थ्रेड 1 एग्जीक्यूट होता रहा, फिर थ्रेड 2 को चांस मिला. तो शेड्यूलिंग पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. स्लिप से हम थोड़ी बहुत कंट्रोलिंग कर सकते हैं, वैसे प्रायोरिटी से भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टेक होल कंट्रोल. और ये देखो मेन मेथड उससे पहले ही खत्म हो गया, तो मेन थ्रेड पहले खत्म हो सकता है और ये दोनों थ्रेड बाद में खत्म हो सकते हैं. इसमें क्या ऑर्डर होगा दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. एनी डाउट इन दिस? No, ठीक है, ma'am. तो फिर मतलब आज का आप थोड़ा किताब में से पढ़ लेना, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे जॉइन मेथड और बहुत सारी चीजें हैं, सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है, Okay, Okay, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am.